जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज रोहिणी दिल्ली में है, तो यहाँ कबीर सामाजिक उत्थान संस्था है, तो एक प्रोग्राम हुआ था, तो यहाँ पर आए थे। तो हमारे साथ एडवोकेट कंसल जी हैं, तो आज मिले हैं। तो मैं इनसे जानूंगा कि आज हमारे समाज के साथ जो अत्याचार होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता, तो ये बहुत सारे एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। सामाजिक जितने भी उनके ऊपर अत्याचार होता है तो एफआईआर दर्ज भी करवाते हैं। तो इनसे जानूंगा कि कैसे समाज के साथ न्याय मिले और एफआईआर दर्ज हो, तो उन्हीं से संपर्क करता हूं। सर, आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम सर। सर, आपका मैं अभी सुन रहा था, आप बहुत समाज के लिए लड़ते रहते हैं। तो अगर समाज के ऊपर अत्याचार होता है और थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होता, तो क्या करें कि ताकि उनका एफआईआर दर्ज हो सके? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी एट्रोसिटी के केसेस में, अत्याचार भेदभाव के केसेस में एससी समाज के पीड़ितों की एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में अगर हम कानूनी बात करें तो कानून में दो तरह के अपराध हैं। एक तो संज्ञेय अपराध होता है, एक असंज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करना होता है, और जो एससी एसटी एक्ट में जो अपराध बताए गए हैं, एससी एसटी एक्ट में जो अपराध लिस्ट किए गए हैं, वो अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। और संज्ञेय अपराधों की बारे में कानून में व्यवस्था है कि उसमें पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। लेकिन एससी एसटी एक्ट को दर्ज हुए आज 1989 में एससी एसटी एक्ट जो है लागू हुआ था, उसके बावजूद भी पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती थी और आज भी नहीं करती है। तो इस बारे में जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि एससी एसटी एक्ट जो हाल में ही 2018 में इसमें संशोधन हुआ है, उस संशोधन में भारत सरकार ने इसमें प्रोविज़न दिया है कि जैसे ही आप एससी एसटी एक्ट में कोई भी शिकायत पुलिस को देंगे, तो उसमें हम पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। जो एक्ट की धारा 18A है, उस 18A में पुलिस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसको उस मामले में अपराध पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और इस मामले में पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच के नाम पर मामले को रफा दफा नहीं कर सकती, एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। साथ ही एससी एसटी एक्ट में एक रूल 5 है, कानून रूल 5 है, उसके मुताबिक भी पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, और उसकी कॉपी, एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिकायतकर्ता को देनी पड़ेगी। और तुरंत जांच के लिए केस को डीएसपी रैंक के अधिकारी को भेजना पड़ेगा, और डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले में जांच करेगा, और जांच करने के बाद जो जांच का स्टेटस है टाइम टू टाइम वो शिकायतकर्ता को बताया जाएगा। सर, थोड़ा आपका रोकूंगा। आप बता रहे हैं कि पुलिस का काम ये करना है, लेकिन मैं देखा हूँ कि जब जो परेशान आदमी जाता है थाने में, तो कहता है कि सर मेरे साथ ही अत्याचार हुआ है, मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए। तो एप्लीकेशन तो ले लेंगे, लेकिन रिसीविंग कापी नहीं देते। तो वो कहते हैं कि हम जांच करेंगे, फिर आपको रिसीविंग करेंगे, हमारे प्रावधान नहीं है, हम रिसीव करेंगे। तो क्या ये कानून के रूप में ये न रिसीव करना ये कानून है? देखिए, अगर हम पुलिस को शिकायत की कॉपी देते हैं, शिकायत देते हैं, और उसके बाद उसको पुलिस रिसीविंग हम लोगों को नहीं देती है, और ना ही उस पर एफआईआर दर्ज करती है, तो इसमें जो आईपीसी की धारा 217, 219 दफ़ा 166 के तहत ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। सेकेंडली, एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 4 भी इस मामले में ये कहता है कि अगर शिकायत मिलने के बावजूद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है, तो उस थाने का संबंधित एसएचओ, उस इलाके का डीएसपी या एसीपी, और उस इलाके का एसपी या फिर डीसीपी, ये तीनों की तीनों अपराधी हैं। और ये माना जाएगा कि ये जानबूझकर एससी एसटी एक्ट के तहत होने वाले अपराधों में लापरवाही करते हैं। इन तीनों के खिलाफ भी जो मैंने धाराएं बताई हैं, 166A, 217, 219 आईपीसी और सेक्शन 4 एससी एसटी एक्ट में, इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। सर सॉरी, थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ, हमें दर्शक को समझा दो कि बाय द वे जैसे वहाँ थाने गए तो वो एफआईआर जो नहीं करते और रिसीव नहीं लेते, तो जैसे वहाँ जाके क्या उस जगह का वो आदमी एक वीडियो बना ले या वहाँ के एक फ़ोटो ले ले, तो क्या ये प्रूफ में दर्ज हो सकता है?
बिल्कुल, आप अगर एफआईआर के लिए अपनी शिकायत थाने में देने जाएं और थाने का जो अधिकारी है या इंचार्ज एसएचओ है उस शिकायत को लेने से मना करता है और उस चीज़ की आप वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और ये चीज़ आप पुलिस के उच्च अधिकारियों को पेश करते हैं और उस उक्त थानाधिकारी की शिकायत करते हैं, तो निश्चित ही उस थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसके उच्च अधिकारी भी पुलिस के उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं और आपकी शिकायत को दर्ज नहीं करते हैं, तो हर जिले में, भारत के हर जिले में SC/ST एक्ट के तहत एक विशेष अदालत बनी हुई है, जिसके जो पीठासीन जज होते हैं वो एडिशनल सेशन जज रैंक के अधिकारी होते हैं। आप वहाँ पे शिकायत दे सकते हैं उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। सेकेंडली, आप उसमें अगर आपको देरी हो रही है तो भारत में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसको शिकायत दे सकते हैं। हर राज्य में एक राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, वहाँ पर शिकायत दे सकते हैं और उन पुलिस वालों की जो है खाट खड़ी हो जाएगी। जी। अच्छा सर, अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है कि एक शिक्षिका स्कूल में माता सावित्री बाई फुले को वहाँ लगा रहे फ़ोटो, तो गांव के लोग लगाने नहीं दी। वो कह रहे कि शिक्षा की देवी सावित्री फुले हैं, लेकिन वहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि सावित्री बाई फुले नहीं है, सरस्वती देवी हैं। तो आप एक एडवोकेट हैं, तो आपसे समझना चाहता हूँ कि शिक्षा का देवी क्या सरस्वती हैं या माता सावित्री बाई फुले हैं? देखिए, भारत में हर धर्म के, हर समाज के, हर पंथ के, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ धर्म के लोगों के लिए, कुछ पंथ के समुदाय को लेकर लोगों के लिए शिक्षा की देवी सरस्वती है और वो मानते हैं। उनकी जो आस्था है उस पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। लेकिन जो दबा कुचला समाज है, SC समाज है, ST समाज है, OBC समाज है, उन लोगों को ऊपर उठाने का, उन लोगों में शिक्षा की अलख जगाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया था और उनके लिए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ही है। तो कोई अगर क्लेम करता है, कोई दूसरी तथाकथित सवर्ण जातियाँ क्लेम करती है कि उनकी शिक्षा की देवी तो सरस्वती है, तो उनको कहने दें, उनसे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे असली मायनों में तो हमारी शिक्षा की देवी जो है वो माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने असल मायने में शिक्षा की अलख जो गरीब दबे कुचले समाज के लोगों में जगाई है। लेकिन आप एक एडवोकेट हैं, अगर उस महिला जो शिक्षिका है वो करे कि नहीं यहाँ पर हम माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी को वहाँ तस्वीर लगाई, लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का तस्वीर नहीं लगेगा, यहाँ पर सरस्वती के लगेगा, तो उसमें अगर आप एक एडवोकेट होने के नाते उस महिला को क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर कोई गाँव का व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर की, माता सावित्रीबाई फुले की या SC समाज के किसी भी महापुरुष की सार्वजनिक स्थान पर, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कॉलेज जो है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सार्वजनिक स्थानों में आते हैं, इस पर हमारे महापुरुषों की तस्वीर लगाने से रोकता है या इनकार करता है, तो ये SC/ST एक्ट की धारा 3UV के तहत अपराध है। इसके साथ साथ IPC की धारा 295A, 153A और 505 IPC के तहत गंभीर अपराध है। अगर किसी व्यक्ति को रोका गया है हमारे महापुरुषों की तस्वीर लगाने से, तो वो संबंधित नज़दीकी थाने में इस मामले में शिकायत दे सकता है और इस मामले में निश्चित ही पुलिस FIR दर्ज करेगी। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो वो SC कमीशन में जाए, पुलिस के उच्च अधिकारी के पास जाए, SC/ST की स्पेशल कोर्ट में जाए। अगर कहीं भी बात नहीं बने तो हमसे संपर्क करें। आपके माध्यम से मैं अपना नंबर शेयर करना चाहता हूँ, 9896303010। मुझसे कानूनी सलाह ले सकते हैं और इस मामले में तुरंत हम लोग कार्रवाई कराएंगे। जी। अभी यहाँ पे मंच पे बात हो रही थी कि चमार जाति एक बहादुर कौम है, लेकिन एक संत हैं रामाचार्य, श्री रामाचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि अगर राम नाम नहीं भजोगे तो आप चमार हो, नीच हो, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उस संत की एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में SC समाज को, खास तौर पे चमार समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया है और उसने तुलसीदास के किसी दोहे का उदाहरण दिया है। और जिस टाइम तुलसीदास जी थे उस टाइम SC/ST एक्ट नहीं था, लेकिन तुलसीदास जी की बात को आज के टाइम में कहोगे तो ये SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। तो इस बारे में हमने हिसार के थाना शहर हांसी में उस संत के खिलाफ, जिसकी बात कर रहे हैं उसके खिलाफ मुकदमे, रामभद्राचार्य के खिलाफ हमने कंप्लेंट की है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज होगा, उसको गिरफ्तार भी कराएंगे हम लोग। अच्छा, अभी एक संत और कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर मूर्तियों में जान डाल दी जाती है, तो और क्या, जब मूर्तियों में जान डाल दे सकते हैं तो जो आदमी
मर जाता है उसके अंदर जान क्यों नहीं डाल दी जाती? आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, कुछ लोगों को अपनी दुकान चलानी है, कुछ लोगों को अपना धंधा चलाना है और धंधा चला के लोगों को पागल बनाना है। कुछ लोग इस तरह के कामों से अपना पैसा बनाते हैं, घर चलाने का काम करते हैं, और कुछ लोग इस तरह के टोटकों से अपनी राजनीति चलाने का ये काम टोटका है आप कर रहे हैं? बिल्कुल, ये टोटका है। और ये किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। साइंटिफिक वे में सभी इसको प्रूव कर सर सकते आप किसी के भावना पे ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? हैं। मैं भावनाओं में ठेस नहीं पहुंचा रहा, एक जो साइंटिफिक फैक्ट है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। किसी भी मूर्ति में या किसी भी मृत व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ये केवल एक आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन विज्ञान के मामले में ये चीज़ बिल्कुल शून्य है। यानी विज्ञान किसी किसी की भावना आद होती है तो बेशक हो जाए। हो जाए। तो ये देखे वकील साहब कह रहे हैं कि मूर्ति में पत्थर में कभी जान नहीं आ सकती, तो ये इनका विचार है। और ये साइंस के उदाहरण दे रहे हैं कि साइंस में कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। सर लास्ट में आपसे एक सवाल और रहेगा कि आज जैसे पूरे देश में एक डर का माहौल है, ज़बरदस्ती से लोगों से कह रहे हैं जय श्री राम बोलो, तो क्या राम राज यही वो भावना है कि हम राम राज लाएंगे को सबके अंदर डर की भावना होगी कि राम राज में सबको न्याय और सबको साधन उपलब्ध कराएंगे? राम राज में क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी से जबरन जय श्री राम नहीं बुलवा सकता। कोई किसी से जबरन अपने धर्म के देवता का नारा नहीं लगा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन दूसरे को धर्मों का इज्जत करने की नसीहत भी दी गई है और उनको इस बारे में अधिकार भी दिए गए हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती श्री राम बुलवाए, कोई ज़बरदस्ती जय गुरुदेव बुलवाए या अपने धर्म के देवता की जय जयकार कराए, तो ये आईपीसी के तहत एक विशेष अपराध है। और इस मामले में दफा 295A 505 आईपीसी दफा 153 में मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आप लोग बता रहे हो कि इस तरह से किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। धन्यवाद सर। तो ये हमारे एडवोकेट साहब थे, तो इनके विचार से और हमारा प्रयास कैसा लगा? यदि हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सर आपको धन्यवाद सर। तो ये जी, तो साथियों आप देख सकते हैं, तो आपका छोटा सहयोग हमें मजबूत करेगा और आपका सहयोग। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भोजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।